नमस्कार, न्यूज़ बज़ में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ बज़ में आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जो विवाहित हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी महिलाएं हमारी हर गृहस्थी में देखने को मिलती हैं जिन्हें अपनी प्राइवेसी और अपनी इंडिविजुअल पहचान और अपनी इंडिविजुअल हक के बारे में बात करना बेहतर लगता है बनिस्बत इसके कि वो किसी भी स्ट्रेस और किसी भी परिस्थिति से सप्रेस हो जाएं। तो ऐसी सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुखद और राहत भरी खबर है जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। हम आपको एक किस्सा बताते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में पिछले दिनों एक याचिका दर्ज की गई थी जिसके तहत एक महिला ने अपने ही पति पर रेप के यानी बलात्कार के जघन्य अपराध का एक रिपोर्ट दर्ज कराया था, और इस याचिका के दायर होते ही काफ़ी खलबली मच गई। ये बात बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई कि किस तरह एक महिला ने अपने पति को रेपिस्ट कह दिया, लेकिन ये किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया कि एक महिला के साथ क्या इतनी ज़्यादा एक बरखिलाफ़ी हुई है कि वो अपने ही पति के ऊपर रेप जैसे जघन्य अपराध का एक आरोप लगा रही हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इनका सबका संज्ञान लिया जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने, और जस्टिस एम नागप्रसन्ना के तहत एक सिंगल जस्टिस बेंच ने एक इसी याचिका के ऊपर कार्य करना शुरू किया, और जब सुनवाइयां हुई तो धीरे धीरे एक के बाद दूसरी परत खुलती रही, और कहीं ना कहीं आईपीसी की धारा 375 जो है वो कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आई। अब क्या था मामला यूं था कि एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ शारीरिक शोषण का या शारीरिक उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये केस दर्ज किया कि उनके पति उन्हें शादी के बाद घर पर केवल एक सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा हो जिस महिला को, वो एक याचिका दायर कर दे, कोर्ट की गुहार लगाए, तो वैसे ही वो कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है और पूरे समाज की उंगलियां जो हैं वो उस महिला की ओर बढ़ जाती हैं। लेकिन इन महिला ने क्या किया कि उन्होंने जब अपनी याचिका दायर की तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें सामने रखी जिनकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी की धाराओं में कहीं ना कहीं एक टकराव होता हुआ नजर आया। और आज ही जो है जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने इस केस के दौरान एक जो हियरिंग दी है तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वक्तव्य दे दिया है, और उस वक्तव्य के ऊपर काफ़ी हद तक कानूनी कार्रवाई और कानूनी फेरबदल होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एम नागप्रसन्ना ने कहा, रेप इज़ अ रेप, बी इट बाय मैन और बाय हस्बैंड। तो उन्होंने ये साफ तौर पर एक कड़े शब्दों में संज्ञान दे दिया कि रेप जैसी सेक्सुअल हरकतें करना या एक बीवी को सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट करना, यानी कि जैसे हमारे समाज में एक रूढ़ी आज भी इस आधुनिक सदी में भी अभी भी पनपती है और सामने आती हुई नजर आती है कि जैसे ही शादी हो जाती है तो लीगल अथॉरिटी जो है वो हस्बैंड को मिल जाती है अपनी वाइफ के ऊपर। तो एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है कि हम सब इक्वल हैं, मेल एंड फीमेल आर इक्वल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल राइट इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हर किसी के लिए, जिसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोल मानी जाती है, एक मूल आधार माना जाता है, राइट टू इक्वालिटी। तो एम नागप्रसन्ना ने इसी राइट टू इक्वालिटी को ये समझा कि ये राइट टू इक्वालिटी जो है इस तरह के कृत्य से कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई नजर आती है, उसकी जो सोल एसेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। तो अब ये जो केस दर्ज किया गया एक पत्नी द्वारा एक पति के ऊपर कि उन्होंने उनके साथ उन्हें एक मजदूर बना के रखा है, जिस मजदूर के साथ उनका जब जी चाहे वो सेक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका कहना है कि लीगली हमारे आईपीसी की धाराओं में कुछ ऐसी धाराएं ऐसी भी हैं जो एक मालिकाना हक दे देती हैं एक पति को अपनी पत्नी पर। तो एम नागप्रसन्ना ने यही एक सवाल उठाया कि अगर शादी के बाद हक
एक फीमेल का किसी मेल को दे दिया जाता है, तो मेल फीमेल जेंडर इक्वालिटी कहाँ रह गई? राइट टू इक्वालिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी सिटीजन इन दी कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, कहाँ रह गया? तो ये इन दो बातों का हवाला देते हुए एम नागप्रसन्ना ने ये इसी याचिका के बेस पर एक और प्रपोजल भी दायर किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का आपराधिक कृत्य जो है किसी भी समाज में अपराध ही माना जाएगा और किसी भी तरह की सेक्सुअल एट्रॉसिटी किसी भी महिला के साथ अगर उनका पति करता है, उनका शारीरिक उत्पीड़न अगर लेवल से ऊपर हो जाता है, अगर महिला को ये लगता है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ सेक्स किया जा रहा है उनके पति के द्वारा ही, तो ये भी एक अपराध ही माना जाएगा। तो रेप इज अ रेप बाय एनी मैन और बाय हस्बैंड। द सिवियरिटी ऑफ दिस कंडीशन डज नॉट डिम। तो ये एक बहुत बड़ा कड़ा संज्ञान लिया गया है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी आईपीसी की धारा 375 और 376 दोनों में ही अब अमेंडमेंट करवाने का एक प्रपोजल जो है वो एम नागप्रसन्ना के सिंगल बेंच जस्टिस की ओर से ये गया हुआ है। और इस प्रावधान के साथ अगर प्रपोजल अमेंडमेंट पास हो जाती है और अगर आईपीसी की धारा 376 जिसमें रेप की बात की गई है, जिसमें गैंग रेप्स की बात की गई है, जिसमें विमेन एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस द्वारा एट्रॉसिटीज़ की बात की गई है, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रावधान ज़रूर जुड़ जाएगा कि अगर एक हस्बैंड भी इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसे भी इसी जघन्यता से देखा जाएगा जिस जघन्यता से हम किसी बलात्कार को देखते हैं। तो अब ये दोनों ही धाराओं में अमेंडमेंट कब तक होती है और किस तरह से की जाती है, क्योंकि पिछली बार भी एक बार पहले भी इसी तरह का एक केस आया था, एक याचिका के ऊपर कार्य किया गया था जब 376 में सेक्सुअल असॉल्ट नाम की एक धारा जो है वो ऐड की गई थी। वो केस भी कुछ इसी तरह का केस था, इसी केस से मिलता जुलता केस था, लेकिन तब भी इस प्रावधान को इतने कड़े संज्ञान में नहीं लिया गया था और सेक्सुअल असॉल्ट टर्म को यूज किया गया था रादर देन अ रेप बाय अ हस्बैंड। इस टर्म को चेंज करके सेक्सुअल असॉल्ट कहा गया था। तो उस सेक्सुअल असॉल्ट की एक अमेंडमेंट पहले से इस 376 में दायर हो गई थी, लेकिन अब जो है अब एम नागप्रसन्ना जस्टिस एन नागप्रसन्ना के सिंगल बेंच जस्टिस ने जो एक प्रपोजल दायर किया है उस प्रपोजल के तहत इसी केस के आधार पर रेप बाय अ हस्बैंड विल बी कंसिडर्ड इक्वल अ क्राइम एज रेप बाय एनी अदर मैन। लेकिन इसके लिए फिर एक बार यही एक बात सामने आएगी कि ऐसी हर महिला को अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है जो घर पर भी इस तरह के शोषण, इस तरह के उत्पीड़न का सामना कर रही है। न्यूज़ बज़ में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना पूरा ख्याल। जय हिंद,